नमस्कार मंडळी, वेलकम बैक टू आईसीएसई चैनल। अब तक हमने जो पढ़ा है वो प्योर थियरी था, बट आज हम सॉल्व करने जाने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड में पूछे जाते हैं। अब थियरी सॉल्व करना और समझना ये अलग बात है, बट बोर्ड एग्जाम में 100 on 100 स्कोर करने के लिए आपको क्वेश्चंस भी लगाने आने चाहिए। प्रैक्टिकल नॉलेज तो इम्पॉर्टेंट है, राइट? सो टुडे वी आर सॉल्विंग द अल्टीमेट पास्ट 10 ईयर पीवाईक्यू बैंक, वो भी लाइव ऑन स्क्रीन। टोटल हम सॉल्व करेंगे 25 क्वेश्चंस जो कि कैटेगराइज है सेक्शन बाय सेक्शन। We will cover MCQs, spelling traps, logical sequences, tabular differences, mathematical calculation से लेके सबसे important जो कि है लाइव ड्राइंग, वो 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए जो कि हर बार आता ही है। मैं एग्जैक्ट वही डायग्राम ड्रॉ करूंगा जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं और आपको भी वही सिखाऊंगा जो आपको एक काम आएंगे फाइनल पेपर्स के दौरान। मैं आपको आईसीएस एग्जामिनर्स के ऑफिशियल मार्किंग स्कीम्स और प्यूपिल परफॉर्मेंस एनालिसिस के सारे सीक्रेट्स बताऊंगा। अपनी रफ नोटबुक और पेन निकालो और मेरे साथ सॉल्व करना शुरू करो। लेट्स हेड टू द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला सेक्शन है ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन पे आते हैं। द बेसिक यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी। द बेसिक यूनिट्स ऑफ हेरिडिटी आर क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिड्स, जीन्स और सेंट्रोसोम। पॉज करना और सोचना करेक्ट आंसर क्या है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, विच इज जीन्स। अब जीन क्या है? जीन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये क्या है? सबसे बेसिक एंड फंक्शनल है। ठीक है, वेर एज क्रोमोसोम, क्रोमोसोम है हमारा कैरियर, क्रोमोसोम कैरियर है। एंड क्रोमैटिड्स क्या है? क्रोमैटिड्स आर जस्ट डुप्लीकेटेड स्ट्रैंड्स ऑफ क्रोमोसोम। एंड सेंट्रोसोम तो आपको पता ही है, जो कि सिर्फ एनिमल सेल्स में पाया जाता है। इट इज एन ऑर्गेनल इन्वॉल्व इन द स्पिंडल फॉर्मेशन, जो कि सेल डिवीजन को इनिशिएट करता है। ओके, let's head to the second question. Okay, synthesis phase in the cell cycle is called so because of the synthesis of more. First है RNA, second RNA and proteins, third option DNA या ग्लूकोज। पॉज करके आंसर लिखना, समझना और फिर वीडियो को आगे बढ़ाना। करेक्ट आंसर इज एग्जैक्टली ऑप्शन सी, डीएनए। अब एस फेस स्टैंड्स फॉर सिंथेसिस। अब एस फेस का मतलब ये होता है कि भाई सिंथेसिस है। एस फेस आपको याद होगा, राइट? अब एस फेस में ही डीएनए पैक्ड होता है क्रोमोसोम्स में और डुप्लीकेट होता है। ठीक है, डीएनए इज पैक्ड इनटू क्रोमोसोम्स जो कि रेप्लिकेट होते हैं। ओके, अब क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 इज Golgi line arrests cell division at which stage of mitosis? A. Prophase, B. Metaphase, C. Anaphase या D. Telophase। करेक्ट ऑप्शन इज बी, जो कि है मेटाफेज। ठीक है, अब बोर्ड का ट्रैप मैं आपको बताता हूँ। जो कॉल्चिक्लाइन होता है, ठीक है, कॉल्चिक्लाइन ये जो है, ये एक मायोटिक पॉइजन है। क्या है? ये एक मायोटिक पॉइजन। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था, अगर आपने ऊपर की यानी पहले की वीडियोस देखी हो तो। ये स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन को रोक देता है, इसलिए सेल डिवीजन मेटाफेज स्टेज पर आकर अटैक या फिर अरेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4। राइट द नेम्स ऑफ द 4 नाइट्रोजनस बेसिस इन ए डीएनए मॉलिक्यूल। बहुत इजी है, मैंने आपको सिखाया भी था। इसका क्या था? एप्पल ट्री, कार गराज। ओके, एप्पल ट्री, कार गराज। फर्स्ट इज adenine. Okay, second is thymine. Correct. Third is cytosine. And fourth is very good, guanine. ठीक है, अब स्पेलिंग ट्रैप बताता हूँ। मैं आपको ट्रैप बता कर आगे बढ़ता हूँ, चाहे वो थियरी लेक्चर हो या प्रैक्टिकल लेक्चर हो। ओके, यहाँ पे ट्रैप है स्पेलिंग का। स्पेलिंग ट्रैप, पीपल एनालिसिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हजारों बच्चों ने एडेनोसाइन
हजारों बच्चों ने क्या लिखा है, एडेनोसाइन और थियामाइन, एडेनोसाइन और थियामिन लिखा है। ठीक है, अब थियामिन ये एक प्रकार का B1 विटामिन B1 होता है और एडेनोसाइन तो एक अलग ही केमिकल है। तो बायोलॉजी पूरी बदल जाती है। और आपको अगर आप इनके बजाय ये लिख कर आओगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, यानी आपको अंडा मिलेगा। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। ये प्यूपल एनालिसिस में दिए कि हज़ारों बच्चे साल ब साल ये गलतियाँ करते रहते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 5. Name the complex consisting of a DNA strand wrapped around a core of headstone proteins. ठीक है, आंसर बहुत सिंपल है। द आंसर इज यस, न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम को कैसे याद रखोगे, 8 हिस्टोन प्लस डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, न्यूक्लियोसोम क्या होता है, जहाँ 8 हिस्टोन प्लस डीएनए स्ट्रैंड होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। अब हम बढ़ते हैं सेकंड सेक्शन की तरफ, जो है रिराइटिंग लॉजिकल सीक्वेंस। अब हम रिराइट करेंगे इसे मेटाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज, एनाफेज एंड साइटोकाइनेसिस। तो क्लियरली ये याद रखना है हमें कि सबसे पहले आता है प्रोफेज, फिर आता है मेटाफेज, फिर क्या आता है एनाफेज, उसके बाद आता है टीलोफेज। ठीक है, अब ये सब किसके डिवीजन होते हैं, इसमें होता है कैरियोकाइनेसिस। इसमें क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीजन। एंड ये सब के बाद आता है साइटोकाइनेसिस। ओके, अब जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस देखे तो उन्हें याद आया होगा हमारा हैक विच वाज PMAT। व्हाट डज PMAT स्टैंड्स फॉर, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ओके, और ये एरोस का ज़रूर यूज़ करना जब एग्ज़ाम में लिखने जाओगे। ठीक है, डू नॉट राइट 1 फिर 2 फिर 3, ये मत लिखना। एरोस का भरपूर अच्छे से यूज़ करना। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट इन लॉजिकल सीक्वेंस G2 फेज, DNA रेप्लिकेशन, M फेज, G1 फेज। बहुत ईजी है। ठीक है, फर्स्ट इज G1, रावण वाला G1। ओके, G1 फेज, जिसने मूवी देखी उसको ये रेफरेंस मिला होगा। G1, उसके बाद आता है DNA रेप्लिकेशन, उसके बाद आता है S फेज। ओ सॉरी, एक्चुअली सॉरी, डीएनए रेप्लिकेशन ही एस फेज होता है। उसके बाद आता है हमारा G2 फेज, एंड उसके बाद आता है M फेज, जो था माइटोसिस। ओके, लेट्स मूव हेड। अब एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूँ मैं आपको, वो बेहतर रहेगा। अब जीवन में सेल ग्रो करता है। ठीक है, जीवन यानी अभी उसकी लाइफ जस्ट स्टार्ट हुए तो वो पहले क्या करेगा, ग्रो करेगा। ठीक है, अब जीवन में सेल ग्रो करता है, उसके बाद एस फेस, जो कि पहले भी आया था, यहाँ पे सिंथेसिस होता है। किसका होता है, डीएनए का। डीएनए यहाँ पे रेप्लिकेट होता है, फोटोकॉपी होती है, डीएनए बढ़ता है। एंड G2 में फाइनल प्रिपरेशन होती है कि अब सेल डिवाइड होने ही वाला है। ठीक है, एंड उसके बाद आता है हमारा एम फेज विच इज एक्चुअल डिवीजन। ओके, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट इन द लॉजिकल सीक्वेंस फ्रॉम स्मॉलेस्ट, ध्यान देना, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यूनिट। क्रोमोसोम, डीएनए, जीन, न्यूक्लियोटॉइड एंड न्यूक्लियोसोम। ठीक है, अब याद रखना सबसे पहले आता है न्यूक्लियोटॉइड। न्यूक्लियोटॉइड के बाद आता है जीन, जीन, जीन के बाद आता है डीएनए, उसके बाद आता है न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम के बाद आता है एग्जैक्टली क्रोमोसोम। रिमेंबर हमारी गिफ्ट के अंदर गिफ्ट वाली एनालॉजी, प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो याद होगा। सबसे छोटा होता है न्यूक्लियोटॉइड, न्यूक्लियोटॉइड के बाद आता है जीन, जीन के बाद आता है डीएनए, डीएनए के बाद आता है न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम के बाद आता है क्रोमोसोम। ओके, तो बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ।
आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट एंड नेम द कैटेगरी फॉर द रेस्ट। ठीक है, हमें ऑड वन आउट करना है और ऑड वन आउट होने के बाद जो बाकी बचते हैं उनकी कैटेगरी बतानी है। तो इसमें से पॉज करना और बताना क्या अलग है। थायमाइन, साइटोसिन, एडेनाइन एंड पेप्सिन। इसमें और टर्म है पेप्सिन, और बाकियों की कैटेगरी क्या है? पेप्सिन ऑड वन आउट है, तो ये जो तीन है इनकी कैटेगरी है, ये है नाइट्रोजीनियस बेसिस। नाइट्रोजीनियस बेसिस ऑफ डीएनए। ओके। अब पेप्सिन एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। जो हमने पेप्सिन निकाला है ऑड वन आउट, ये क्यों करा है इसका रीजन भी बता रहा हूँ। पेप्सिन एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, बाकी तीनों नाइट्रोजनस बेसिस है किसके? डीएनए के। ठीक है, टोटल 4 होते, याद करना कौन सा मिसिंग है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन स्किन सेल एंड ह्यूमन ओवम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, बहुत बेसिक है, करा हुआ है। ह्यूमन स्किन सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। वेरी गुड। एंड ह्यूमन ओवम में कितने होते हैं? एग्जैक्टली 23, यानी 43, 46 का हाफ 23। अब बोर्ड का ट्रैप है, प्यूपल एनालिसिस रिपोर्ट में आया है कि डिप्लॉयड और हेप्लॉयड लिखने पर आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछा है। बहुत से बच्चों ने यहाँ पे हेप्लॉयड और डिप्लॉयड लिख के आए। हेप्लॉयड और डिप्लॉयड क्या होता है, इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी एक्चुअली। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नंबर्स लिख के आने, विच आर 46 फॉर ह्यूमन स्किन सेल एंड 23 फॉर ह्यूमन ओवम, क्योंकि ये गैमेट है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Differentiate between karyokinesis and cytokinesis on the basis of definition or meaning. ठीक है, अब karyokinesis क्या है? इट इज अ डिवीजन किसका? ठीक है, बायोलॉजी में कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का होता है डिवीजन। ठीक है, सो ऑब्वियसली कैरियोकाइनेसिस का मतलब होगा न्यूक्लियस का डिवीजन, वेयर साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म एंड काइनेसिस का मतलब होता है ऑफ कोर्स डिवीजन, तो दिस मीन्स साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस एंड प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस ऑन द बेसिस ऑफ मेथड और डायरेक्शन ऑफ डिवीजन। ठीक है, अब एनिमल सेल्स अकर्स बाय क्लीवेज फरो। ठीक है, यहाँ पे लाइन बना लेते हैं। ठीक है, एक होता है एनिमल, दूसरा होता है प्लांट। ठीक है, ठीक है, एनिमल सेल्स में द डिवीजन अकर्स बाय द क्लीवेज फरो। डिवीजन कैसे होता है? क्लीवेज फरो। ओके, विच प्रोसीड्स फ्रॉम आउटसाइड टू द सेंटर। जो कि अगर ऐसा सेल है तो ये बाहर से सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करता है, यहाँ पे पिंच करता है कुछ इस प्रकार का। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है? सेंट्री पीटल। ओके, अब दूसरा आता है प्लांट में। प्लांट में द डिवीजन अकर्स बाय द सेल प्लेट फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, डिवीजन कैसे होता है? यहाँ पे बनती है सेल प्लेट। ठीक है, और वो कैसे बनती है? जो अंदर से, अगर ये हमारा प्लांट सेल है तो ये सेल प्लेट बनती है और ये बाहर की तरफ फोर्स लगाती है। ठीक है, ये बाहर की तरफ फोर्स लगाती है। ओके, और इसे हम क्या कहते हैं? सेंट्री फ्यूगल। वेरी गुड। ओके, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Differentiate between metacentric and telocentric chromosome on the basis of position of chromosome. ठीक है, बहुत सिंपल। मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक में क्या होता है? मेटा, मेटा यानी मिडल। सेंट्रोमियर इज प्रेजेंट एग्जैक्टली इन द सेंटर। सिंपल है, अगर ये हमारा क्रोमोसोम है तो यहाँ पे सेंट्रोमियर मिडल पे है। ठीक है, किसके लिए? मेटासेंट्रिक के लिए। टीलोसेंट्रिक के लिए
Obviously, centromere is present at the extreme tip of the terminal end. यानी ऐसा कुछ समझ लो कि अगर हमारा क्रोमोसोम है तो इसके एकदम पॉइंट पे यानी उसके टर्मिनल फिर उसके एंड पे बना हुआ है इसका सेंट्रोमियर। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, विच इज असर्शन एंड रीजनिंग वाला बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, असर्शन पढ़ते हैं पहले। Assertion: the growth of multicellular organism is due to mitosis. Reasoning is mitosis is an equational division and offers genetic stability. इसके चारों के चारों ऑप्शंस पढ़ना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, पॉज करना या फिर अपना करेक्ट आंसर कमेंट में लिखना। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, विच इज कि असर्शन भी सही है एंड रीजनिंग भी ट्रू है, एंड ऑल्सो द रीजनिंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर असर्शन। ठीक है, विच मीन्स कि माइटोसिस, अगर याद हो, माइटोसिस एग्जैक्ट फोटो कॉपीज बनाता है। ठीक है, विच मेंटेन्स जेनेटिक स्टेबिलिटी व्हाइल द बॉडी ग्रोस। ठीक है, यानी बॉडी ग्रो भी कर रही है बट जो एग्जिस्टिंग सेल्स है वो भी मेंटेन हो रहे हैं। आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, व्हाई डू गैमेट्स कंटेन हैप्लॉइड, हैप्लॉइड यानी एन नंबर ऑफ सेल्स। अब इसमें एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्यों है? ठीक है, गैमेट्स हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्यों कंटेन करता है? Answer A. Gametes are haploid so that when a male and female gametes fuse together during fertilization, the normal diploid, okay, which means gametes are haploid so that when male and female gametes fuse during fertilization, any male and female gametes, ga, जो gametes होते हैं वो haploid होते हैं यानी हाफ द नंबर होता है जब ये फ्यूज होते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स। कब? फर्टिलाइजेशन के दौरान। तो द नॉर्मल डिप्लॉयड, ठीक है, जो नॉर्मल डिप्लॉयड होता है यानी 2n = 46, ये अचीव हो सकता है बेबी में यानी बेबी और जाइगोट में। ठीक है, इसलिए दैट इज द रीजन कि जो गैमेट्स होती है उनमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 23 है, जो कि एडअप होके हमें 46 का नंबर देते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर? ठीक है, अब क्रॉसिंग ओवर आपको पता होगा कि दो क्रोमोसोम्स होते हैं जो भी एक दूसरे के ऊपर मिक्स हो जाते हैं या फिर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है या फिर कुछ चीज़ होती है, इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं क्रॉसिंग ओवर। ओके, ओके, अब क्रॉसिंग ओवर का सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक है, क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट्स इन द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब होमोलोगस क्या होता है? जो अलग अलग दो क्रोमोसोम्स मैंने नीचे बनाए थे, ने एक इंडिविजुअल को क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल इज एक्सचेंज बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, दिस लीड्स टू जेनेटिक वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग, यानी इनके जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो कुछ अलग होंगे। ठीक है, ताकि जेनेटिक वेरिएशंस बने रहे उनके ऑफस्प्रिंग में। ओके, अब हम बढ़ेंगे सेक्शन 6 की तरफ, जो कि एब्सोल्यूट जैकपॉट है क्योंकि इसमें भर भर के डायग्राम्स आते हैं और हम डायग्राम्स को वैसे ही बनाएंगे जैसे बोर्ड एग्जाम एक्सपेक्ट करता है। तो मेरे बनाए हुए पेंसिल स्ट्रोक्स पर अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, लेट्स हेड टू द क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम टू शो द एनाफिस
विच इज अ स्टेज ऑफ माइटोसिस इन प्लांट सेल हैविंग 4 क्रोमोसोम। डिटेलिंग पे ध्यान देना है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, डॉवल डेबल डायग्राम फॉर एनाफेस विच इज स्टेज ऑफ माइटोसिस कहाँ हो रही है, प्लांट सेल, और कितने क्रोमोसोम से 4। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बनाने की शुरुआत करेंगे। फर्स्टली हम क्या ड्रॉ करेंगे, सर्कल या रेक्टेंगल। गेस मत करना, यू विल ड्रॉ अ रेक्टेंगल। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमें पूछा है प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में हमेशा रेक्टेंगुलर शेप में ही सेल होता है, वेर एज एनिमल सेल में वो सर्कुलर होता है। तो हमने बनाया रेक्टेंगल। एक ही बनाना है तो नहीं, हम बनाएंगे दो। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो गैप है इसे कहते हैं सेल वॉल, जो कि बहुत रिजिड होती है। ठीक है, अब उसके बाद ऑब्वियसली सेल डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम एक लाइन भी निकाल देते हैं बीच में से निकली हुई लाइन, क्योंकि इक्वली डिवीजन हो रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ समझना कि इसमें कोई भी सर्कल या स्टार मत बनाना। शायद आपने डायग्राम्स में देखा होगा, बट वो नहीं बनाना है। द रीज़न इज कि यहाँ पे कोई भी सेंट्रियोल या एस्टर्स नहीं होता। किसमें, प्लांट सेल में कोई भी सेंट्रियोल या एस्टर नहीं होता है। ठीक है, वो सिर्फ एनिमल सेल में होता है। तो अपर हाफ में हम बनाएंगे 4 और लोअर हाफ में बनाएंगे हम ये 4। ठीक है, अब ये भी समझना कि इन्हें खींचा जा रहा है कहाँ पे, पोल्स की तरफ। और कौन खींच रहा है, एग्जैक्टली इन्हें खींच रहा है स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, और ये जो हमने ब्लू वाली लाइन बनाई है, ये लाइन क्या है, ये ब्लू वाली लाइन दर्शाती है सेल प्लेट को। ठीक है, ये ब्लू वाली लाइन दर्शाती है सेल प्लेट को, जो कि सिर्फ प्लांट सेल्स में ही बनती है। तो ध्यान रखना कि एक रेक्टेंगुलर सेल वॉल होती है, एक रेक्टेंगुलर सेल वॉल होती है, कोई एस्टर नहीं होता है, कोई सेंट्रियोल नहीं होता है, कोई स्टार शिप कुछ नहीं होता है। क्रोमैटिड्स स्प्लिट होके स्पिंडल फाइबर से खींचे जाते हैं, वो भी पोल्स की तरफ। ठीक है, और आपके 2 मार्क्स कंफर्म। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, स्टडी द डायग्राम रिप्रेजेंटिंग which is a stage during meiotic division. Okay, okay. Study the drawn diagram representing a stage during meiotic division in an animal cell and identify the stage giving a suitable reason. अब यहाँ पे इमेज ऐड करने के बजाय मैंने सोचा कि क्यों ना एक ही तीर से 2 निशाने लगाए जाए। इसका मतलब कि डायग्राम की इमेज डायरेक्ट लगाने के बजाय मैं आपको डायग्राम खुद बना के भी दिखाऊंगा, एंड सेकेंडली ये जो क्वेश्चन पूछा है वो सॉल्व भी करके दिखाऊंगा। ये भी ना बढ़िया बात। सो हम ड्रॉ करते हैं, स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ भी करेंगे। ठीक है, हम पहले एक ओवल ड्रॉ करेंगे, और ओवल क्यों ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये एनिमल सेल है, राइट। बट ये ओवल थोड़ा सा पिंच्ड होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा स्नोमैन की तरह दिख रहा है, राइट, अजीब सा। पर ठीक है, आज का टॉपिक वो नहीं है। ओके, अब थोड़ा सा पिंच्ड है। ठीक है, इधर की साइड पिंच्ड हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे कुछ छोटे से डस्ट पार्टिकल्स जैसे दिखने वाले ग्लोइंग स्टार्स, जो आपने देखे होंगे नासा की इमेजेस में, वैसा कुछ है। ठीक है, अब ये क्या है, ये है एस्टर्स। ठीक है, दिस ऑल आर एस्टर्स, और वी कैन आल्सो से सेंट्रियोल्स। ठीक है, अब 4 हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और इन्हें कोई खींच रहा है, गेस करना कौन खींच रहा है। ठीक है, अब एग्जाम में आपको ऐसे ही डायग्राम आएगा और आपको समझना है कि इसका जवाब क्या है। ठीक है, the answer
गेस करना, बहुतों ने तो गेस कर लिया होगा, बहुत ईजी है। द आंसर इज एग्जैक्टली एनाफेज। द आंसर इज एनाफेज। और इसका रीजनिंग क्या है? इसकी रीजनिंग बहुत ईजी है कि सिस्टर क्रोमैटिड्स पुल हो रहे हैं किसकी तरफ? पोल्स की तरफ। ये पोल है और उन्हें खींच कौन रहा है? एस्टर्स और वी कैन से सेंट्रियोल्स। ठीक है, और ये पिंच भी हो रहा है इस तरफ, ये पिंच भी हो रहा है, विच मीन्स कि ये एनाफेज ही है। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन 21 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन 21 says is the cell shown in the diagram of question number 20 a plant cell or an animal cell? ओके ओके, थोड़ा सा एरर है, ये एनिमल सेल ही है, ये क्वेश्चन में ही दिया है एक्चुअली, बट देखा जाए तो इसकी रीजनिंग हमें पता होनी चाहिए वैसे भी। द रीजनिंग इज प्रिटी क्लियर कि इसका एक तो आप शेप देख के भी बता सकते हो कि ये एनिमल सेल है। एंड सेकेंडली द प्रेजेंस, जो कि ज़्यादा करेक्ट आंसर है, वो कि है प्रेजेंस ऑफ एस्टर्स एंड सेंट्रियोल्स। ठीक है, let's proceed to question number 22. Identify and draw a neat level diagram of the stage which follows the stage shown in question 20. अब ये थी क्वेश्चन 20 के बाद आने वाली नेक्स्ट स्टेज। क्वेश्चन 20 कौन सा था? एग्जैक्टली एनाफेज। तो एनाफेज के बाद क्या आता है? पी मैट के हिसाब से प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, उसके बाद आता है टीलोफेज। हम टीलोफेज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी डायग्राम बनाएंगे हम। ठीक है, ओके। ये कुछ पीनट जैसा है, मूंगफली जैसा दिख रहा है ना आपको, इलोंगेटेड है एंड इसके मिडल में आते ही ये ज़्यादा पिंच्ड है, ज़्यादा इनवर्ड फोर्स है, राइट। अब इसके अंदर हम बनाएंगे एक सर्कल, इसके अंदर भी बनाएंगे एक सर्कल। ओके, अब समझना कि जो सर्कल्स के अंदर हम कुछ डॉटेड लाइंस बनाएंगे, कुछ टैंगल सा, हमारा फर्स्ट वीडियो वाला टैंगल बॉल ऑफ वुल बनाएंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार का। ठीक है, याद रखना कि एनाफिस के बाद आता है टीलोफेस, और हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं? एग्जैक्टली हम यहाँ पे बना रहे हैं टीलोफेस। अब टीलोफेस इज कंप्लीटली उल्टा ऑफ प्रोफेस। ठीक है, प्रो मीन्स फर्स्ट एंड टेल यानी टर्मिनल या फिर एंड। ठीक है, इसका कंप्लीट रिवर्स कह लो आप। जो यहाँ पे बना था, सॉरी, जो यहाँ पे टूटा था वो यहाँ वापस बनता है। ठीक है, यहाँ पे हम एस्टर्स भी बना लेते हैं, समझ लो हमने एस्टर्स बनाया। और ऑब्वियसली अगर ये एनिमल सेल है, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये इनवर्डली खींचा जा रहा है, पिंच हो रहा है। और तो और इसको हम क्या कहते हैं? क्लीवेज फरो। ठीक है, एनाफिस के बाद आता है टीलोफिस, और जो इनवर्ड पिंच हो रहा है उसे कहते हैं क्लीवेज फरो, और नए न्यूक्लियस वापस बन रहे हैं। ठीक है, दिस इज अ वेरी गुड आंसर देखा जाए तो। डायग्राम भी सीखा आपने, फेस भी सीखा, उसका उल्टा भी क्या होता है वो भी सीखा, फोर्स कौन सा लगता है वो भी सीखा, और फोर्स का नाम क्या होता है वो भी सीखा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 23 की तरफ। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल ईच डॉटर सेल हैव आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिवीजन इन क्वेश्चन नंबर 20? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं ताकि हमें समझ आए। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा ये कि हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल ईच डॉटर सेल हैव। तो सिंपल है, क्रोमैटिड काउंट करो गोइंग टू द वन पोल, यहाँ पे 4 ऊपर जा रहे हैं, सो द आंसर इज 4। ठीक है, सिंपल है, अगर यहाँ पे 4 ऊपर जा रहे हैं, 4 क्या, 4 क्रोमैटिड ऊपर जा रहे हैं, क्रोमैटिड 1, क्रोमैटिड 2, क्रोमैटिड 3, क्रोमैटिड 4, और क्रोमैटिड 4 ही क्यों है? मतलब इन टोटल तो 8 है, बट एक साइड 4 ही क्यों है? क्योंकि द रीजन इज यहाँ पे, ओके,
क्योंकि यहाँ पे दिया तो नहीं है, बट इन शॉर्ट इतना समझ लो कि जितने क्रोमैटिड्स ऊपर जा रहे हैं उतने ही क्रोमोसोम्स बनते हैं, क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन होता है, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो इन शॉर्ट इतना समझ लो कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एट वन पोल इक्वल टू नंबर ऑफ डॉटर सेल। ठीक है, नंबर ऑफ डॉटर सेल तो नहीं कहेंगे, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, उतने क्रोमोसोम्स वहां पे होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Study the drawn diagram representing a phenomena occurring during meiosis and name and define the phenomena। ठीक है, सबसे पहले हम बनाते हैं एक लंबा सा एक्स। ठीक है, डायग्राम की इमेजेस मैंने डिलिबरेटली नहीं ली है ताकि आपको डायग्राम बनाना भी आ जाए। ठीक है, और दूसरा भी हम लेते हैं एक्स। ये एक्स क्या है? ये क्रोमोसोम है। ठीक है, और एक चीज समझो कि जब दोनों पास आते हैं, यानी ओवरलैप करते हैं, ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच भी एक कुछ फिनोमेना हो रहा है। कि डायग्राम की इमेज इतना समझ लो। तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं और इसे डिफाइन करो क्या है। द आंसर इज प्रीटी सिंपल। लॉजिकली देखा जाओगे तो ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। यहाँ पे ये क्रॉस ओवर हो रहा है, राइट, एक दूसरे को। एक छोटा सा क्रोमोजोम ही दिख रहा है, ये छोटा सा इनका किड कह लो। इस फिनोमेना को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, और देखो इस डायग्राम को देख के आपको इतना तो समझ आ ही रहा है कि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स अपने आर्म्स को ओवरलैप कर रहे हैं, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर को क्या डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ टू डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 1 और क्रोमोसोम नंबर 2 साथ आके अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करते हैं, जिसके थ्रू? ओवरलैपिंग के थ्रू। और उस प्रोसेस को कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, नेम द स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट वेयर द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल अकर्स इन द क्वेश्चन 24 एंड स्टेट इट्स फंक्शन। ठीक है, अब ये कहाँ काम आता है, कहाँ होता है? स्पेसिफिक पॉइंट वेयर द ओवरलैप इज कॉल्ड एज कैइसमैटा। ठीक है, जिस पॉइंट पर ये ओवरलैप कर रहे हैं उस पॉइंट को कहा जाता है कैइसमैटा। ठीक है, अब इसका फंक्शन है, इट्स फंक्शन इज टू एक्ट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर एंड टू होल्ड द क्रोमोसोम्स टुगेदर। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? एक तो साइट की तरह काम करता है जहाँ दोनों क्रोमोसोम्स एक साथ आते हैं और ओवरलैप करते हैं, एंड सेकेंडली इट्स की जो है होल्ड भी करके रखता है क्रोमोसोम्स को टुगेदर। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 इज सॉल्व। Okay, Mandari, we have just solved 25 master questions covering every single objective numerical differentiation table and exactly 5 mark board question जो कि आए हैं पिछले 15 सालों से। अगर मैंने आप कुछ वैल्यू प्रोवाइड की इन 25 क्वेश्चंस में, तो प्लीज़ कमेंट में, चाहे क्रिटिसिज्म भी हो तो भी चलेगा, एंड आपको अपलिफ्ट भी करना है तो भी आप करिए, बट प्लीज़ कमेंट कीजिए। एंड सेकेंडली आई कैन ऑल्सो प्रॉमिस यू कि बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर में से एक भी मार्क कटना अब आपका इम्पॉसिबल है। यू हैव ऑफिशियली कंकर्ड चैप्टर 1 और आप आपका पूरा चैप्टर हो गया है, थियरी हो गई, बोर्ड के क्वेश्चंस भी हो गए। नेक्स्ट स्टेप, आप डाउनलोड करोगे जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई टॉपर नोट्स है एंड 10 मिनट एग्जाम नाइट चीट 10 मिनट एग्जाम नाइट चीट शीट को डाउनलोड करोगे। तो अब सिर्फ उतना ही पढ़ना है और बोर्ड्स में फोड़ के आना है। सो हिट दैट सब्सक्राइब बटन, share this video with your ICSE classmates, and I will see you in the chapter 2. Thanks.